हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है। आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की, जो टुडे करंट अफेयर्स है। तो आज से हमें वो करंट अफेयर्स की क्लासेस भी है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी के काफी सारे कमेंट थे कि आप करंट के लिए भी कुछ करवाएं, तो आपके लिए आज से करंट अफेयर की क्लासेस शुरू की जाती है। कई डाउट थे कि करंट अफेयर हमें याद नहीं होता, तो करंट अफेयर को हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें उस चीज को समझना है। जैसे आज की आपकी क्लास रहेगी तो उसमें क्या होगा कि पहले आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा और उस क्वेश्चंस के साथ साथ है फिर आपकी पूरी की पूरी इस चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। जो चीज है उस चीज के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे उस चीज को, फिर उस चीज में एक्सप्लेन में हम देखेंगे कि इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नीचे मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगी कि हाँ ये क्वेश्चन है इस चीज से बन सकता है। तो क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप शुरू से लास्ट तक देखो और फिर देखना कि ये क्लास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाली है और नहीं, किस प्रकार आपको करंट अफेयर्स है वो याद होगा। साथ में जो आपके आरएस मेंस की जो हिंदी की क्लासेस चल रही थी वो भी आपकी जल्दी कंटिन्यू कर दी जाएगी। तो तब तक आपके जो 70+ आपकी जो क्लासेज हो रखी हैं उनका एक बार रिवीजन कर लो, लेकिन जल्दी मैं इनको भी कंटिन्यू कर दूंगी। तो चलिए आज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि कहाँ की खारेक, यानी खारक मतलब कच्चा खजूर, जो कि हमें रात में दूध में डालकर खाते हैं, उसके लिए बोला गया है कहाँ की खारेक कच्चा खजूर को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। जैसलमेर, भोपाल, कच्छ और नागपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो खारेक कच्चा खजूर है जो भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है वो मिला है कच्छ की खारक को। कहाँ की, कच्छ। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपके गुजरात में, तो इसको मिला है। अब इसकी पूरे की पूरी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए मैं आपके लिए विद इसमें फोटो के साथ लेके आई हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कच्छ की देसी खारक को मिला भौगोलिक संकेत जीआई टैग। ये क्या होती है, ये होती है खारक यानी कच्चा खजूर जिसको बोलते हैं, ठीक है। गुजरात के कच्छ के शुष्क क्षेत्र की देसी खजूर की किस्म कच्ची खारक को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान गिर केसर आम के बाद कच्ची खारक को गुजरात के दूसरे फल के रूप में मान्यता देता है, जिसे इस तरह के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि करंट का जो क्वेश्चन आएगा उसमें यही पूछ ले कि आपको कि कहाँ की खारक को है वो जीआई टैग मिला है। ये भी पूछ सकता है कि गुजरात का मतलब ये कौन सा फल है, तो ये दूसरा फल है। इससे पहले कौन से को मिला है, गिर केसर आम को मिला है। कौन से को, गिर केसर आम को। तो जो गुजरात के दो फल हो गए, एक तो गिर केसर आम है और दूसरा कौन सा हो गया, ये कच्ची खारक हो गई। तो इन दोनों को है वो जीआई टैग मिल चुका है। अब जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग का महत्व क्या है। इसमें दो प्रकार के महत्व हो सकते हैं। एक तो बौद्धिक संपत्ति की सुरक्षा होगी। बौद्धिक संपत्ति की सुरक्षा कैसे होगी कि जो जीआई टैग होता है वो बौद्धिक संपदा का क्या होता है, एक रूप होता है। उसमें किसी उत्पाद को एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने की पहचान के रूप में, उत्पन्न होने की पहचान के रूप में है वो इसे पहचाना जाता है। उस क्षेत्र में जो विशिष्ट गुण होते हैं, ठीक है, विशिष्ट गुण हो गए, प्रतिष्ठा हो गई, उस चीज की विशेषता हो गई, ठीक है, उनकी पहचान के लिए उसे पहचाना जाता है। ठीक है, ये जो टैग है वो न केवल किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े उत्पादों की सुरक्षा करता है या प्रचार करता है, बल्कि नाम में का जो अनअधिकृत जो इसका उपयोग होता है उसको भी रोकता है। दूसरा, बाजार के अवसर बढ़ाना। बाजार के अवसर किस प्रकार बढ़ेंगे कि जो किसान हो गए उनके लिए एक ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हो जाती है कि जो स्वदेशी खजूर की किस्म है उसको एक विशेष पहचान मिल गई। दूसरा यह है कि जो उसकी विपणन है, उसका विपणन और उसका जो प्रसंस्करण है उसके लिए नए रास्ते खुलने की उम्मीद हो गई। क्यों, क्योंकि जो ये जो बेहतर मूल्य निर्धारण हो पाएंगे, इसका उच्च है वो निर्यात होगा। ठीक है, उच्च निर्यात होगा तो इसकी की जो कीमती है उसमें प्रोत्साहन मिलेगा, स्थानीय किसान है उनको लाभ होगा। तो ये दोनों के दोनों इसके महत्व को बताते हैं। फिर अगर हम बात करें कच्ची खारक की कि कच्ची खारक है इसका क्या महत्व है, इसमें इसका महत्व क्या है, एक तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है।
ठीक है। कच्छ में तिथियों का इतिहास 400-500 वर्ष पुराना है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में खजूर के पेड़ हज और व्यापार के लिए मध्य पूर्व का दौरा करने वाले निवासियों द्वारा लाए गए बीजों से विकसित हुए। इन उपवनों में कच्छ के पूर्व शासकों के महलों में कार्यरत अरब बागवानों का भी योगदान है, हो सकता है। आपको ये नहीं देखना, आप किसी को पूरा नॉलेज चाहिए तो आप पढ़ सकते हो। बाकी आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, जो कृषि और भौगोलिक विशेषता है ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये आपके जो आपके सेंट्रल लेवल एग्जाम होते हैं उसमें जरूर पूछी जा सकती है। जैसे गुजरात के खजूर की खेती का 94% क्षेत्र कच्छ में है, जिसका क्षेत्रफल 19,251 हेक्टेयर है। इस क्षेत्र के खजूर के पेड़ों पर जनवरी फरवरी में फूल आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके जनरल साइंस का बन सकता है कि खजूर के जो पेड़ है वहां पे फल जो फूल है वो कब आते हैं, तो वो जनवरी फरवरी में आते हैं। ये आपके लिए जनरल साइंस का क्वेश्चन बन सकता है। जबकि ताजा खजूर जो खारक है उसकी कटाई है वो जून जुलाई में होती है। यह क्षेत्र चरम मौसम की स्थिति, उच्च खारा सहनशीलता के लिए, अनुकूलता के लिए जाना जाता है। इसे खजूर की खेती के लिए आदर्श बनाता है। कौन से? इसे मौसम को। अब ये हमने इस कच्चे खारक के बारे में फुल अच्छे से विस्तृत रूप से चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो हमने क्वेश्चन बनाया और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि गुजरात में कच्छ के शुष्क क्षेत्र में, अब करंट का है तो ये जरूरी नहीं है कि आपसे सीधे ही पूछ ले कि किसको जीआई टैग मिला है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस इसका जो कौन से क्षेत्र में इसकी ये जो उत्पादन है इसका होता है, तो शुष्क क्षेत्र में होता है। किस स्वदेशी फल को हाल ही में भौगोलिक संकेत मिला है, तो ये किसको मिला है? कच्चे खजूर को मिला है, यानी खारक को मिला है। कच्चे खारक के अलावा गुजरात का दूसरा फल कौन सा है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है और मैंने ऊपर ही आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से उस चीज को पढ़ा है तो ये आप इसमें कमेंट करके बताना कि ये किसको दूसरा फल है। जो दूसरा फल ये बना है तो गुजरात का वो पहला फल कौन सा है, यानी दूसरा फल है वो कौन सा है जिसको भी जीआई टैग वो मिल चुका है। इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस प्रकार हमने इसको अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त देश है वो घोषित किया गया है? मॉरिशस को, अल्जीरिया को, केप वर्ड को और भारत को। अगर हम बात करें कि मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है, तो राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केप वर्ड को किया गया है। ये जो मॉरिशस अल्जीरिया है इनको भी किया गया है, लेकिन ये पहले ये अफ्रीकी देश है, केप वर्ड भी अफ्रीकी देश है। तो इसको हाल ही में किसको किया गया है? ऑप्शन थर्ड, केप वर्ड को। लेकिन एक चीज याद रखना, भारत अभी भी मलेरिया मुक्त देश नहीं है। अब इसकी हम विस्तृत रूप से चर्चा करें तो केप वर्ड को मलेरिया मुक्त देश से घोषित किया गया। अब ये साथ में मैं फोटो लेके आई हूँ, ये किस लिए लेके आई हूँ? ताकि आप एक बार इसको भी देखें, तो आप हमारे क्या होता है कि हम जो चीज देख लेते हैं, पिक उस चीज की देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से माइंड में क्लिक रहती है। इसलिए ये आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने केप वर्ड को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। केप वर्ड वर्तमान में मॉरिशस तथा अल्जीरिया के साथ अफ्रीकी क्षेत्र में हु द्वारा प्रमाणित मलेरिया मुक्त होने वाला तीसरा देश बन गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छे से देखनी है, समझनी है, ताकि आपको याद हो जाए। अब आपको अगर बोल दे कि कौन सा अफ्रीकी देश है, सीधा ही बोल दे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो केप वर्ड है वो भी अफ्रीकी क्षेत्र में आता है या अफ्रीकी देश है। तो मॉरिशस, अल्जीरिया और केप वर्ड ये तीनों के तीनों मलेरिया मुक्त देश घोषित हो चुके हैं। किसने किए? हु ने किए हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम इसकी कि जो मलेरिया उन्मूलन प्रमाण पत्र है कौन देता है? जो हु देता है। ठीक है। वर्ल्ड जो आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये देता है, किस प्रकार देता है? ठीक है। तो हु द्वारा किसी देश को मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब कम से कम 3 वर्षों तक संपूर्ण देश में मलेरिया के संचरण में रोकथाम दर्शाता है तथा उसके पास स्वदेशी संचरण के पुनः संचरित होने की स्थिति में उसकी रोकथाम करने वाले कार्यात्मक निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली होती है। इसका मेन अगर हम समझे तो क्या है पॉइंट, ये है कि कम से कम 3 वर्षों तक तो उस पूरे के पूरे देश में रोकथाम दर्शाना है कि हाँ इसमें अब मलेरिया है वो नहीं हो रही हो। साथ में अगर वापस मलेरिया आ भी जाए तो उसकी जो रोकथाम के उपाय हैं वो उसके पास है, उसकी निगरानी और प्रतिक्रिया की प्रणाली उसके पास है होनी चाहिए, तब मिलता है मलेरिया उन्मूलन प्रमाणन पत्र। ठीक है।
अब देखें कि विश्व में इस मलेरिया की क्या स्थिति है, कौन कौन से देश है जो इससे मलेरिया मुक्त हो चुकी है। तो अगर हम बात करें वैश्विक स्थिति की, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र मालदीव को 2015 में प्रमाण पत्र मिला था। श्रीलंका को 2016 में हु द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए। भारत को मलेरिया मुक्त प्रमाणित नहीं किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में हु ने 43 देशों तथा एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। करंट के साथ साथ हमें उस चीज की पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उस चीज के बारे में अच्छे से है वो उस चीज को समझ पाएंगे, तभी हमें वो याद हो पाएगी। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आप इसका रिवीजन अच्छे से कर पाओ। अब एक ये हम और देख ले कि मलेरिया है क्या। अब ये आपके किस में काम आएगा, ये आपके जो जनरल साइंस का क्वेश्चन होता है, आपको पता है, चाहे आप स्टेट के ले लो एग्जाम में, चाहे जैसे पटवारी आपके और कोई भी एग्जाम होता है, वीडियो होता है, आरएस होता है, कोई भी एग्जाम हो, सब में जनरल साइंस आपके आता ही आता है। वहीं अगर हम सेंटर लेवल की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, एसएससी जीडी की बात करें, या फिर और कोई भी एसएससी का एग्जाम होता है, सब में आपके जनरल साइंस से आता है। वो क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं जो आपके करंट अफेयर्स के जो साथ में बने हो। जैसे मलेरिया का ये क्वेश्चन आया तो इसमें मलेरिया पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। मलेरिया मच्छर जनित एक जानलेवा रक्त रोग है, ये हम सभी को पता है। ये हमें पूछ सकता है कि किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है उसके कारण होता है। जो प्लाज्मोडियम परजीवी होती है उसकी 5 प्रजातियां होती हैं, ये भी अच्छा नॉलेज हमें पता होना चाहिए, जो मनुष्य में मलेरिया का कारण बनती है। लेकिन इन 5 में से भी 2 है वो ज्यादा खतरनाक होती है, और वो 2 कौन कौन सी है, पी फोल्सीपेरम और दूसरी है पी विवेक्स। ये सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न करती है। एक चीज और देखना, मलेरिया मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो कई बार ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है कि किस क्षेत्रों में ये सामान्य रूप में ज्यादा पाया जाता है। तो ये मुख्य रूप में अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस प्रकार पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किर्गिस्तान, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का शुभारंभ कहाँ किया गया है। अब एक तो ये हो गए जो हमसे संयुक्त अभ्यास पूछे जाते हैं, सैन्य अभ्यास पूछे जाते हैं। तो उसमें हमें पता चल गया कि जो खंजर अभ्यास है वो किन किन के मध्य होता है, ये है भारत और किर्गिस्तान के मध्य। कहाँ हुआ है, तो ये क्षेत्र भी हमें याद करना है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो सैन्य अभ्यास होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इनको हमें अपडेट रखना ही रखना है। हिमाचल प्रदेश, जोधपुर, नई दिल्ली और गुड़गांव। तो खंजर अभ्यास की बात करें तो अभी ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। आप याद रखोगे, खंजर सैन्य अभ्यास भारत किर्गिस्तान के संयुक्त विशेष बल का अभ्यास है, और ये हुआ कहाँ है, ये कहाँ हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ है, पूरा इसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ये देखिए, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का हिमाचल प्रदेश में शुभारंभ हुआ है। 11वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश के बकलोवा में शुरू हुआ है। तो स्थान भी आपको पता होना चाहिए, और कौन सा है, 11वां है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक निर्धारित है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलो में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में शुरू हो गया है। ये ध्यान रखना, जो विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश के बकलोवा में है। 22 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक होने वाला यह वार्षिक कार्यक्रम सहयोग को बढ़ावा देने और दोनों देशों के विशेष बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। तो हमने ये तो देख लिया अच्छे से कि ये जो खंजर अभ्यास है वो किन किन का है, भारत किर्गिस्तान का है, कहाँ हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बकलोवा में हुआ है। और इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बन सकता है, परीक्षा संबंधित प्रश्न भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो इसमें हम देखेंगे, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का प्राथमिक फोकस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बन सकता है। जो इसका प्राथमिक फोकस है वो है जो आतंकवाद रोधी और विशेष बल संचालन में जो वो अनुभव है, किसमें, आतंकवाद, आतंकवाद रोधी और जो विशेष बल संचालन है
कौन से? विशेष बल संचालन। बल संचालन में अनुभव और जो सर्वोत्तम जो प्रथाएं हैं उनके आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, उसके आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना इसका मेन या प्राथमिक फोकस है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? खंजर अभ्यास के लिए विशेष बल प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में शुरू हुआ है। तो मैंने ये पहले भी बोला था कि इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस चरण पर केंद्रित है? ये भी बन सकता है। तो ये चरण कौन सा है? इसका 7th चरण है। कौन सा है? 7th चरण है। तो ये 3 क्वेश्चन इनसे इंपॉर्टेंट बनते हैं जो कि आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है करंट अफेयर का। AIIB ने भारत की सबसे बड़ी नवीनीकरणीय ऊर्जा में कितना निवेश किया है? इंपॉर्टेंट है। लगभग 58.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 56.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 52.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 57.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है फर्स्ट। कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट है कि 58.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश है वो किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। अब ये देखिए फोटो के साथ हम इस चीज को पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। ये क्या है? AIIB क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB ने भारत की सबसे बड़ी नवीनीकरण ऊर्जा में 58.4 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक यानी AIIB ने भारत के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट में 4.86 बिलियन रुपए, यानी ये तो रुपए में हो गए, लगभग डॉलर में पूछ ले तो 58.4 बिलियन, दोनों की दोनों चीजें आप ध्यान रखना। अगर रुपए में आए तो 4.86 बिलियन रुपए और डॉलर में आए तो 58.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। महिंद्रा सस्टेनेबल प्राइवेट लिमिटेड और ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान द्वारा समर्थित ACIT पूरे भारत में 1.54 गीगावाट पीक की संयुक्त क्षमता के साथ 8 परिचालन सौर परिसंपत्तियों का दावा करता है। ये भी पूछा जा सकता है कितनी? 8। कितने गीगावाट के? 1.54। यह भारत में AIIB के दूसरे प्रवेश का प्रतीक है जो नवोन्मेषी बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण समाधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है, यानी जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसके बुनियादी ढांचे पर ये जोर दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 चीजें आप ध्यान रखना। किसने? AIIB ने भारत की सबसे बड़ी नवीनीकरण ऊर्जा में कितने? 58.4 मिलियन डॉलर या फिर 4.86 बिलियन रुपए और 8 इसमें सौर परियोजनाओं का दावा किया गया है परिचालन के लिए और 1.54 गीगावाट का देखा गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, किस बैंक RXIL के ITFS प्लेटफॉर्म पर पहले भारतीय बैंक के रूप में उपलब्धि हासिल की है? इंपॉर्टेंट है। ICICI बैंक, BOB बैंक, PNB बैंक और यस बैंक। तो किस बैंक ने RXIL के ITFS प्लेटफॉर्म पर पहले भारतीय बैंक के रूप में उपलब्धि हासिल की है? तो वो की है यस बैंक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। यस बैंक ने RXIL के ITFS प्लेटफॉर्म पर पहले भारतीय बैंक के रूप में उपलब्धि हासिल की है। यह यस बैंक RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड के इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म। तो अगर इसकी देखें कि ITFS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी आपके ITFS इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन निष्पादित करने वाला पहला भारतीय बैंक है वो बन गया। कौन सा? यस बैंक। इंपॉर्टेंट है। यह सहयोग यस बैंक के लिए डिजिटलीकरण और सीमा पर व्यापार में एक जो सीमा पार जो व्यापार है उसमें एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो फिर भी आप पूछ सकते हो। अगर इसके बारे में देखें कि जो वैश्विक व्यापार रणनीतिक साझेदारी है उसमें ये किस प्रकार इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये वित्त के लिए रहेगा। किस किस में? यस बैंक की डिजिटलीकरण और सीमा पार व्यापार के प्रति प्रतिबद्धता इसमें वित्त के लिए इंपॉर्टेंट होगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्व स्तर पर निर्यातकों और आयातकों के लिए जो ऋण की सुविधा है वो प्रदान करेगा। फैक्टरिंग और फोफिटिंग और अन्य व्यापार वित्तपोषण में सेवाओं का लाभ उठाएगा। प्रमुख हितकारक अंतर्दृष्टि इसमें क्या है? तो आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे आपके बैंक और एसएससी के एग्जाम होते हैं तो उसमें पूछा जा सकता है कि यस बैंक के जो कंट्री हेड है वो कौन है? श्री अजय राजन है। इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी और बैंक एग्जाम के लिए। कौन है यस बैंक के कंट्री हेड? तो वो है श्री अजय राजन। दूसरे आपसे पूछा जा सकता है कि जो RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड है उसके निदेशक कौन है? तो श्री केतन गायकवाड़ है इसके निदेशक है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। आपके जो ये ऐसे क्वेश्चन है वो हेड वाले वो बैंक और एसएससी में पूछे जाते हैं, बैंक और एसएससी में पूछे जाते हैं, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट है, बन जाता है ये क्वेश्चन। तो मैं सभी के लिए, चाहे आपके सेंटर का एग्जाम हो चाहे आपके स्टेट का हो, सभी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्लास लेके आई हूँ। अब हम आज के जो क्वेश्चन पढ़े हैं हमने 5, उनका अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं कि कहाँ की खारेक कच्चा खजूर को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है? कच्छ, गुजरात की कच्ची खारेक को। हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? केप वर्ड को किया गया है, जो कि एक अफ्रीकी देश है। इससे पहले इसमें मॉरिशस और अल्जीरिया को भी घोषित किया गया है। भारत को अभी तक मलेरिया मुक्त घोषित नहीं किया गया है। श्रीलंका को भी 2016 में घोषित किया गया था मलेरिया मुक्त। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और ये कौन सा 11वां संस्करण है, जो कि जनवरी से आपके फरवरी तक चलेगा। आगे बढ़े तो अगला हमें चौथा दिया गया है, वो क्या दिया गया है कि AIIB की सबसे बड़ी, थोड़ा नीचे करती हूँ, AIIB ने भारत की सबसे बड़ी नवीनीकरण ऊर्जा में कितना निवेश किया है? तो 58.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश किया है। ठीक है। किस बैंक RXIL के ITFS प्लेटफॉर्म पर पहले भारतीय बैंक के रूप में उपलब्धि हासिल की है? तो वो किसने की है? यस बैंक ने की है। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए, समझाए। कोई भी एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, और ये जो आपकी क्लास है वो हर रोज रहेगी, तो आपको हर रोज लेनी है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।